तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कल की क्लास में हमने आर पे वर्क किया, आर की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। मैं जस्ट 2-3 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। कल का हमारा टॉपिक क्या था और हमने कल कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सीखी और देखी। कल की क्लास में हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल हैं, एक आर एंड एक आर स्टूडियो। आर और आर स्टूडियो। इसके अलावा कल की क्लास में हमने आर की स्क्रीन्स के बारे में भी डिस्कस किया। आर पे जो आपको स्क्रीन शो हो रही हैं तीन, इसके बारे में भी डिस्कस किया कि स्क्रीन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि इनके कुछ नेम हैं। स्क्रीन नंबर 1 का नेम है, स्क्रीन नंबर 2 का नेम है, 3 का नेम है, 4 का नेम है। फिर हमने डिस्कस किया कि इनकी कुछ वर्किंग भी है। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, स्क्रीन नंबर 2 पे हमें उसका आंसर मिलता है, स्क्रीन नंबर 3 पे हमारा डाटा शो होता है और स्क्रीन नंबर 4 पे हमें प्लॉट मिलते हैं। कल की क्लास में हमने ये देखा था, सीखा था, परफॉर्म कुछ भी नहीं किया था। एक और हमने वर्ड सीखा था, ये हैशटैग। आर चूंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज में वोकेबलरी होती है, तो इसी तरह आर की भी वोकेबलरी है। अभी ये जो आपके पास स्क्रीन नंबर 1 पे जो चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इनमें से आर प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक ही वर्ड है। आर लैंग्वेज का एक ही वर्ड आपको शो हो रहा है, हैशटैग। हैशटैग का मतलब होता है हेडिंग। आप इसे कमेंट्स भी कह सकते हैं, आप इसको नोट्स भी कह सकते हैं। हेडिंग, कमेंट्स आर नोट्स। कल की क्लास में हमने 4 स्क्रीन्स के नंबर और नेम पढ़े थे। स्क्रीन नंबर 1, इसका नाम था स्क्रिप्ट फाइल। स्क्रीन नंबर 2, इसका नेम है कंसोल। स्क्रीन नंबर 3, इसका नेम है ग्लोबल इन्वायरमेंट। स्क्रीन नंबर 4, इसका नेम है स्क्रीन नंबर 4, इसका नाम है प्लॉट, या आप इसको पैकेजेस वाली फाइल या स्क्रीन भी कह सकते हैं, पैकेजेस। यहाँ तक कल हमने सीख लिया था। आज हम इससे आगे चलते हैं, इस स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो 4 स्क्रीन आपके पास शो हो रही हैं, कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया तो उनके पास में भी 3 स्क्रीन शो हो रही हूँ। यहाँ पे एक बटन है, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का। जिन लोगों के पास 3 स्क्रीन शो हो रही हैं इस तरह, आप ये मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास 4 स्क्रीन शो हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई पार्टिसिपेंट किसी स्टेप पे रुक जाता है तो आप माइक ओपन करके या मुझे चैट में, जूम चैट में मैसेज सेंड कर दें, मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई करूंगा। अच्छा, स्क्रीन नंबर स्क्रिप्ट, इसका स्क्रिप्ट फाइल, इसका काम क्या होता है? स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी स्क्रीन नंबर 1 में हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। स्क्रीन नंबर 2 में जो हमने स्क्रिप्ट राइट किया होता है ना, उसका हमें रिजल्ट मिलता है 3 फॉर्म में। यानी जब हम ये स्क्रिप्ट राइट करते हैं और इसको रन करते हैं,
इसका रिजल्ट हमें तीन फॉर्म में मिलता है। या तो हमें मिलता है स्क्रीन नंबर 2 पे इसका रिजल्ट मिलता है, या इसका रिजल्ट हमें मिलता है स्क्रीन नंबर 3 पे मिलता है, या इसका रिजल्ट हमें मिलता है स्क्रीन नंबर 4 पे। जब हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं फिर उसको रन करते हैं, इसके तीन आंसर आते हैं। या स्क्रीन नंबर 1 पे आता है, या स्क्रीन नंबर 2, सॉरी 3 पे, और 4 पे, यानी स्क्रीन नंबर 2, 3, 4। अगर तो इसका जो आंसर है, रिस्पॉन्स है, वो है टेबल की फॉर्म में। अगर रिस्पॉन्स क्या है, टेबल की फॉर्म में है, सेंटेंस की फॉर्म में है, या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में, वो अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 पे। देखिएगा मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट राइट करता हूँ। अब देखिए मैंने कोड रन किया है, STR IRIS। आप लोगों ने भी ये रन नहीं करना, अभी सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है। अब इसका जो रिजल्ट है ना, इस लाइन का, ये अपीयर हुआ है स्क्रीन नंबर 2 पे टेबल की फॉर्म में। ये देखें, टेबल की फॉर्म में रिजल्ट अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 पे, सेंटेंस की फॉर्म में अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 2 पे, और पैराग्राफ की फॉर्म में। अगर इस स्क्रिप्ट का देखें, स्क्रीन नंबर 1 पे मैंने स्क्रिप्ट राइट किया, जब इसको रन किया तो उसका रिजल्ट अपीयर हो गया स्क्रीन नंबर 2 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे भी कुछ अपीयर नहीं हुआ, स्क्रीन नंबर 4 पे भी कुछ भी अपीयर नहीं हुआ। अगर मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ और इसका जो रिजल्ट है वो डाटा की फॉर्म में है, यानी मेरे पास डाटा शो हो जाता है, डाटा आता है आर के ऊपर, डाटा इंपोर्ट होता है, तो वो शो होगा आपको स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे कौन सा रिजल्ट शो होगा? आपका डाटा शो होगा। मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट राइट करता हूँ, डाटा आइरस, इसको रन करता हूँ। जैसे इसको मैंने रन किया, अब देखें स्क्रीन नंबर 2 पे नहीं अपीयर हुआ, स्क्रीन नंबर 2 पे सिर्फ एक सेंटेंस, एक लाइन अपीयर हुई है, डाटा आइरस, सेम वही लाइन जो मैंने ऊपर रन की है। लेकिन इसका रिजल्ट चूंकि टेबल की फॉर्म में है, डाटा की फॉर्म में, तो वो अपीयर हुआ है स्क्रीन नंबर 3 पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा मेरे पास इसकी डिटेल स्क्रीन नंबर 2 में शो होगी है। और चूंकि ये टेबल फॉर्म में है, और इसकी जो फाइल है वो स्क्रीन नंबर 3 में पड़ी हुई है। ये देखें आइरिस का डाटा। अगर मैं इस पर मजीद क्लिक करूंगा तो इसका जो प्रीव्यू है वो स्क्रीन नंबर 1 में अपीयर होगा। दो चीज़ें हो गई। थर्ड है, अगर इसका रिजल्ट जो आपने स्क्रिप्ट राइट किया है, इसका रिजल्ट हो ग्राफ की फॉर्म में, वो अपीयर होगा स्क्रीन नंबर 4 पे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्लॉट आइरस, इसको मैं रन करता हूँ। ये देखें स्क्रीन नंबर 4 पे आपके पास अपीयर हुआ ग्राफ। स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं। अब स्क्रिप्ट राइट करने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो उसके तीन पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। या तो इसका आंसर होगा ग्राफ की फॉर्म में, या इसका आंसर होगा डाटा की फॉर्म में, या इसका आंसर होगा आपके पास पैराग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, या सेंटेंस की फॉर्म। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्वेश्चन है वालेकुम इसमें। सलाम। सर ये जो आपने आयरिस का डेटा यहाँ पे शो करके उसको रन किया है, क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद था या आपने इंपोर्ट किया है इसको अंदर? नहीं, ये डाटा ऑलरेडी आर में मौजूद है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप भी ये कोड रन करेंगे ना तो आपके पास भी सेम रिजल्ट शो होगा। ओके सर, ओके। लेकिन अभी आपने अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक इसको रन क्वेश्चन नहीं है करा। सर। जी सर। ये मेरा जो फोर्थ स्क्रीन है उसके ऊपर मुझे मेरी फाइल्स नज़र आ रही हैं।
हाँ ये देखें, अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइल ही शो होगी। प्लाट पे क्लिक करेंगे, फिर पैकेजेस है, फिर हेल्प है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे ना। आपका जो क्लिक है वो फाइल पे होगा, अच्छा। इसलिए वहाँ पे आपको ओके फाइल ओके शो ओके। हो रही है। ओके थैंक यू। ओके। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। जी सर। ये जो आपकी स्क्रीन वन पे जब ये डेटा शो हुआ था, तो फिर आपने कौन सा की प्रेस किया था कि दोबारा वहां से डेटा गायब हो गया था टेबल की फॉर्म में? ये ये वाला, वाला। हाँ ये जी। ऊपर देखें, हाँ ये क्रॉस का बटन नजर आ रहा है आयरस के साथ। आईआरएस के साथ, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है हाँ जी। इस पे क्लिक करेंगे, ये गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो जब रन करते हैं उसका मतलब एंटर? नहीं, यहाँ पे क्लिक करके हाँ ना, जी। ये ऊपर रन हाँ का जी। बटन शो हो रहा है आपको। अच्छा ठीक है। मिल गया। जी। जी बिल्कुल मिल गया। इसको इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया सर, थैंक यू। और ओके। सर आखिरी बात यह है कि ये जो डेटा आईआरएस का ये तो डिफ़ॉल्ट है ना इसके अंदर। जी जी। हमें पता भी है कि इसका रिस्पांस जो है वो टेबल की फॉर्म में है जो भी है। लेट्स से अगर हम वैसे कोई और फाइल अगर इसके अंदर लेके आते हैं टाइप करके, जी इंपोर्ट करके, तो उस फाइल का जो जवाब है वो तो हमें नहीं फिर पता होता कि ये कि इसका रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली खुद ही अंडरस्टैंड करके और रिस्पेक्टिव बॉक्स के अंदर रिजल्ट फेंक देगा, या हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, देखें जब आप हाँ फाइल जी। अपनी इंपोर्ट करके लाएंगे ना यहाँ पे, हाँ जी। आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं अनोवा। जी। अब देखिए, आपको पता होगा कि अनोवा का टेबल भी बनेगा, उसके रिजल्ट भी होंगे, उसका प्लॉट भी होगा। हाँ जी। तो वो आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा। रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा स्क्रीन नंबर 2 पे। पी वैल्यू, टी ठीक वैल्यू, है। जो भी कंपैरिजन ठीक। करके देगा वो आपको प्रोवाइड करेगा स्क्रीन नंबर 2 पे। जब आप ठीक है। उसका ग्राफ बनाएंगे वो आपको शो करेगा स्क्रीन नंबर 4 पे। और वो बिल्कुल जो ठीक हो गया। रिजल्ट आएंगे ना आपके पास, हाँ जी। तो स्क्रीन नंबर 2 में आपको समरी शो होगी, लेकिन उसकी ठीक है। बैकअप पे एक डिटेल फाइल भी रेडी होगी आपके पास, जिसे रॉ डाटा ठीक कहते है। हैं। वो अपीयर होगी बिल्कुल स्क्रीन ठीक है। नंबर 3 टू पे। पे। स्क्रीन नंबर 3 पे। अच्छा जी ठीक है। ठीक यानी है, गॉट इट। यहाँ पे आपके पास ना अनोवा के रिजल्ट की समरी आ गई। फॉर एग्जाम्पल ये अनोवा के रिजल्ट की समरी है, ठीक है। लेकिन अनोवा के जो रिजल्ट होंगे उसमें बहुत सारा डाटा होगा। हाँ जी। ठीक है। वो जो सारा डाटा होगा ना, उसकी एक फाइल जी। बन जाएगी। वो फाइल आपको यहाँ पे ठीक है। अपीयर होगी। गॉट इट। ठीक है। अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम थैंक सर। यू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है, सर ये जो ग्राफ्स हैं जो स्क्रीन नंबर 4 पे है, इनकी इंटरप्रिटेशन। इसको अभी हमने डिस्कस नहीं करना ना, इसको हम जब हम स्टैटिस्टिक में आएंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड की है ना, इन्हीं पे आपने डिस्कस करना है। ये क्लियर होंगी फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमने काम करना जी है ना। सर ठीक है। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे ना, आपको आर चलाना नहीं आएगा। जी सर ठीक है। पहले हमने आर चलाना सीखना है, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ आएंगे। जी सर ठीक है, थैंक यू। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, एक वालेकुम। क्वेश्चन है कि कल आपने बताया था कि हम यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 पे जब भी लिखते हैं तो उस वक्त हम हैश टैग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने आज जो ये तीनों स्ट्रिंग डाटा और प्लॉट लिखा है, यहाँ कोई हैश टैग नहीं अप्लाई किया। जी सर। तो हमने कब हैश टैग अप्लाई करना? हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था कि मैंने जितनी भी लाइंस लिखी है ना, उसके साथ मैंने हैश टैग लगाया है। और ऊपर आज मैंने आपको गाइड किया कि हैश टैग का मतलब क्या है। हैश टैग का मतलब है हेडिंग, कमेंट्स और नोट्स। तो जब आपने स्क्रीन नंबर 1 पे हेडिंग लिखनी है, कमेंट्स लिखना है, नोट्स लिखना है, उसके साथ आपने हैश टैग लगाना है। ये जो मैंने लाइनें लिखी है ना, ये वाली, ये हमारे लिए हैं। आर इनको रीड नहीं करता। जिस लाइन के साथ हैश टैग लग जाए, आर उसको रीड नहीं करेगा। आर किसको रीड करेगा? ऐसी लाइन जो हैश टैग के बगैर होगी। तो हम ये आर को रीड नहीं करवाना चाह रहे ना। अगर ये वाली मैं लाइन आर को रीड करवाऊं तो आर मुझे एरर दे देगा और हमें डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैंने ना इसके साथ हैश टैग लगा दिया। आर इसको इग्नोर कर, अब ये जब हैश टैग लग गया तो समझें कि ये आर को नजर ही नहीं आ रही। ये सिर्फ हमें नजर आ रही है। ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है। अब ये स्क्रिप्ट है, कोड है। स्क्रिप्ट को, कोड को आपने हैश टैग के बगैर लिखना है। अब देखिए, अगर मैं इसके साथ हैश टैग लगाता हूँ स्क्रिप्ट के साथ,
मैं ये सारी चीज़ें पहले रिमूव कर लूँ। मैं इसके साथ ना हैश टैग लगा देता हूँ। देखें इसका कलर चेंज हो गया। अब ये स्क्रिप्ट नहीं रहा। अब ये कमेंट्स बन गया, नोट्स बन गए, एक जनरल इंफॉर्मेशन बन गया जो आर को नज़र नहीं आ रहा। अगेन ये भी स्क्रिप्ट बन गया। सॉरी, ये बन गया है नोट्स या हेडिंग। अब मैं इसको रन करता हूँ वन बाय वन। देखें कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ, कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ, कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ। ये वाली लाइन रन करता हूँ, कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं शो हुआ। इसका मतलब है ये लाइन आर को नज़र ही नहीं आ रही। यानी जिसके साथ हैश टैग लग जाएगा आर उसको रीड नहीं करेगा। जी सर, क्लियर हो गया? जी, थैंक यू वेरी मच सर, एंड आई ओके, गॉट इट, एंड यू हैव एक्सीलेंटली एक्सप्लेन्ड इट। थैंक यू प्लीज सर। कंटिन्यू। अच्छा, अभी आप लोगों ने इस पे प्लॉट ड्रा नहीं करना, कुछ वर्क नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है इसकी वर्किंग को। अच्छा, एक स्टेप तो क्लियर हो गया कि इन फोर स्क्रीन का काम आपको पता चल गया। आज हमारा एक और टास्क है, वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है। वर्किंग व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी एंड हाउ टू क्रिएट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है और हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। अच्छा, वर्किंग डायरेक्टरी। फर्ज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट हैं, मोहम्मद जवाद साहब। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जवाद साहब, और ये पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं। और ये अपने सुपरवाइजर साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। एक साइड पे सुपरवाइजर साहब बैठे हुए हैं, एक साइड पे ये बैठे हुए हैं। इनके सुपरवाइजर साहब इन्हें कहते हैं कि जवाद साहब ऐसा करें कि आप लैब में जाएं, वहाँ पे ना एक अलमारी है, केबन है। आज से ना वो केबन आपके हैं। और उनको कुछ कीज चाबियां देते हैं और कहते हैं कि केबन आपका है। आप इस केबन पे अपने नेम का टैग लगा लें, और आपकी जो लैब की या जो रिसर्च से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं या जो भी चीज़ें हैं आपके रिसर्च से रिलेटेड, वो आपने ना इस केबन के अंदर, इस अलमारी के अंदर संभाल के रखनी है। जवाब साहब क्या करते हैं जी, लैब में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे केबन फाइंड करते हैं और उसके बाद इसका नाम रख देते हैं केबन नंबर 73। और अपनी रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सामान इस केबन के अंदर, अलमारी के अंदर संभाल देते हैं, ताकि जब इनको ज़रूरत पड़े तो इनको पूरी लैब या पूरा डिपार्टमेंट ना ढूंढना पड़े कि इनके जो है वो रिसर्च से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीनरी है या बुक्स हैं, नोट्स हैं, वो कहाँ गए। अब जवाद साहब ने एक टास्क कंप्लीट कर लिया, वापस आ जाते हैं अपने सुपरवाइजर साहब के पास, उन्हें बताते हैं कि सर मैंने डन कर लिया। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना लैपटॉप ओपन करें। लैपटॉप ओपन करने के बाद आप एक फोल्डर बना लें और उस फोल्डर का नाम रख लें बैच 73। अब जवाब साहब, बल्कि जवाब साहब माइक ओपन कीजिएगा, जवाब साहब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
यस सर। सर आप कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे लैपटॉप में? सर जाएंगे डेस्कटॉप पे और वहाँ पे राइट क्लिक करके वो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाए। ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, बहुत आसान काम है ना। आपने ये हाँ भी जी। काम कर कंप्लीट कर लिया। अब जी। आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं जवाब साहब तो काफ़ी काम के बंदे हैं, ये तो तमाम काम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, इनको एक और काम देते हैं। अब वो आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना अगेन लैपटॉप ओपन करें। लैपटॉप पे आप आर प्रोग्रामिंग ओपन करें और यहाँ पे एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करें, ये WD वर्किंग डायरेक्टरी, और इसका नेम भी रख दें बैच 73। अब आप क्या करेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे? सर ये तो आप बताएंगे ना अभी। आपको नहीं पता? नहीं। नहीं पता, चलें ठीक है। अच्छा, ये पता है कि वर्किंग डायरेक्टरी होती क्या है? हाँ जी, जिसमें सारा आपका इंफॉर्मेशन होगी आपके काम से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी। ठीक है, आप तकरीबन 80-90% आपने ठीक बता दिया। अब वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? देखिए मैंने दो एग्जांपल दिए आपको ना, तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। केबन, फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी। यहाँ पे आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप अपनी लैब से रिलेटेड तमाम चीज़ें इसमें रखें। फोल्डर में कहते हैं जो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, एक्सेल की फाइल है, PDF है, वर्ड की डॉक्यूमेंट है, वो अपने फोल्डर में रखने हैं। और यहाँ पे आपसे कहते हैं कि आप डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सॉफ्ट फॉर्म में, वो आपने यहाँ पे रखने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों चीज़ें सेम हैं। केबन फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकल एग्जिस्ट करता है, जबकि फोल्डर ये एक सॉफ्ट फॉर्म में है आपके PC में। इसी तरह वर्किंग डायरेक्टरी ये भी सॉफ्ट फॉर्म में है आपके PC में। तो तीनों का पर्पस सेम है, डॉक्यूमेंट को सेव करना, इंस्ट्रूमेंट को सेव करना, हमारी चीज़ों को सेव रखना, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें पूरा PC, पूरा घर या पूरा डिपार्टमेंट ना ढूंढना पड़े, में ना ढूंढना पड़े कि ये हमारे जो रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, बुक है, इंस्ट्रूमेंट है, ये कहाँ पे गया। तो वर्किंग डायरेक्टरी भी एक्चुअली एक फोल्डर ही है। जिस तरह ये केबन है, ये भी तो एक फोल्डर ही है। इसको जब हम फिजिकली अवेलेबल है लैब में है तो इसे हम फोल्डर कहते हैं, केबन कहते हैं। इसी केबन को जब हम अपने PC में बना लेते हैं अलमारी, क्योंकि इसको हम फोल्डर कह देते हैं, और इसी फोल्डर को जब हम R में बनाते हैं तो इसे हम वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केबन, फोल्डर, वर्किंग डायरेक्टरी सेम चीज़ें हैं, इनका सेम पर्पस है, सिर्फ नाम डिफरेंट है लोकेशन के लिहाज से। क्योंकि अलमारी जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती है तो उसका नाम हमने केबन रख दिया, अलमारी रख दी। फोल्डर सॉफ्ट फॉर्म में है और PC में आप विंडो में क्रिएट कर सकते हैं। और यही फोल्डर अगर आप R में रहते हुए क्रिएट करें तो उसको आप वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि वर्किंग डायरेक्टरी बनाएंगे कैसे, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बनाना क्यों ज़रूरी है। वर्किंग डायरेक्टरी के बगैर भी हम काम कर सकते हैं ना। देखें, अगर आपको आपके डिपार्टमेंट में एक अलमारी ना मिले जहाँ पे आप ज़रूरी की चीज़ें रखें, तो उसके बावजूद भी आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आप वो चीज़ों को किसी और जगह पे रख दें, विदाउट केबन बाहर ही रहने दें। लेकिन जब आप चीज़ें बाहर रखेंगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज होंगे, मे भी वो चीज़ गुम हो जाए, या मे भी आपने जहाँ पे रखी आप भूल गए मैंने कहाँ पे रखी। इसी तरह आप अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप पे कहीं पे भी कोई चीज़ रख दें, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कि मैंने कहाँ पे सेव की थी। लेकिन जब आपने उसके लिए अलग से फोल्डर बनाया होगा तो आपके लिए इशू नहीं होगा। अब हम आते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। मैं दोबारा इनको लेबल कर देता हूँ, स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, स्क्रीन नंबर 3 और स्क्रीन नंबर 4। स्क्रीन नंबर 1, इनके नेम भी मैंने बता दिए हैं, इनके काम भी आपको बता दिए हैं। अब आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे ना यहाँ पे कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे आपके पास, मेरे पास शो हो रहा है, ये सिद्रा लिखा हुआ शो हो रहा है।
इसका मतलब है ये मेरे पास जो फोल्डर है ये सिदरा के नेम से यहाँ पे शो हो रहा है। आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा प्रोजेक्ट नन। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा जूम चैट पे, प्रोजेक्ट नन शो हो रहा है? ओके, बहुत शुक्रिया। अब प्रोजेक्ट नन का मतलब है कि आप अभी तक किसी फोल्डर में किसी वर्किंग डायरेक्टरी में काम नहीं कर रहे। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट नन पे। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। ये देखिए मेरे पास ये कुछ वर्किंग डायरेक्टरी या कुछ फोल्डर बने हुए हैं RIDR में, जो मुझे लिस्ट शो हो रही है। आपके पास अभी तक कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ, तो इसलिए ये आपको नहीं शो हो रहा होगा। आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है, तो इसलिए ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ या नहीं। मैं इसे कहता हूँ कि सेव कर दो। आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा, न्यू प्रोजेक्ट विजिट। यहाँ पे आप क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं? आप न्यू डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी बनाना चाह ओपन करना चाह रहे हैं, या वर्जन कंट्रोल पे वर्क करना चाह रहे हैं? हम चूंकि नई वर्किंग डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, आर पैकेज, शाइनी एप्लीकेशन, कर्टो प्रोजेक्ट, कर्टो वेबसाइट, कर्टो ब्लॉग, कर्टो बुक। हमने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। हाँ, अब वो हमसे पूछ रहा है कि जो आप फोल्डर बनाना चाह रहे हैं, उस फोल्डर का आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ Batch 73। यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी, यहाँ पे स्पेस के बगैर आपने टाइप करना है Batch 73। यहाँ पे क्लिक करें लोकेशन, आप सेलेक्ट कर लें आप इस फोल्डर को कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ ई में। इस पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे इशू हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों को अनटिक रहने देना है, इस पे टिक नहीं लगानी। क्रिएट प्रोजेक्ट, जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास नया आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा 3 विंडो के साथ। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे Batch 73 शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 3 पे, सब लोग इस स्टेप तक डन कर लें। मेरे पास ये डन हो चुके हैं। आप में से किसी के पास अगर डन नहीं हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं। अगर डन हो चुका है तो चैट में डन टाइप कर दें। एक पार्टिसिपेंट है, इनका मैसेज आया है कि अगेन रिपीट। जी सर, एक दफ़ा रिपीट कर दें दोबारा प्लीज़। ओके, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का ना एक विजिट ओपन होगा। यहाँ से आपने न्यू डायरेक्टरी, फिर न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने जो आप वर्किंग डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे सब लोग लिखें Batch 73। तो जब आप अपने एनालिसिस पे वर्क करेंगे, तो आप एनालिसिस के हवाले से इनका नाम रख सकते हैं, थीसिस के नेम के हवाले से इसका नेम रख सकते हैं, या टॉपिक के हवाले से। यहाँ से आपने लोकेशन फाइंड करनी है। ये दो ऑप्शन है आपके पास, इस पे टिक नहीं करनी है आपने, यानी विदाउट टिक आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट वाला विजिट नहीं सर मेरे पास ओपन हो रहा। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? चलिए सर मैं देखता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि द प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आपने सेम नेम के साथ क्रिएट कर रहे होंगे ना। पहले आप यहाँ पे देखें, आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में क्या शो हो रहा है? प्रोजेक्ट नन शो हो रहा है या बैच 73 शो हो रहा है? प्रोजेक्ट नन शो रहा है सर। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये जहीर जी साहब सर। ने शेयर किया, इनके बाद आप शेयर कीजिएगा। जी सर। सर आर स्टूडियो पे क्लिक करें। आर स्टूडियो पे सर। ये लें सर, हुई है सर शेयर। नहीं सर। जी सर, हो गई शेयर। शेयर हो रही है सर। ओ सॉरी, दोबारा से करता हूँ पहले। सर आर स्टूडियो ओपन करें, आपने आर ओपन किया हुआ है, इसको क्लोज कर दें। नो पे क्लिक करें। नो पे क्लिक करें और आर स्टूडियो ओपन करें। जी सर, शेयर हो गया। सर आर स्टूडियो अपने स्क्रीन आपकी शेयर हो रही है। आर स्टूडियो भी ओपन हो रहा है आपका। ठीक है, इसको फुल करें आर को। आर स्टूडियो की स्क्रीन को फुल करें। ऊपर मैक्सिमाइज जी का बटन है, और ऊपर ये जूम की बार आ रही है, आई थिंक आपकी जूम की बार के भी नीचे। ये वाला नहीं सर, सर। वेट कीजिए। ये ये देखें, ले सर। ये वाला बटन सर ऊपर है। जी सर, फुल कर दी मैंने। ठीक हो गया। अब आप आए स्क्रीन नंबर 3 पे, प्रोजेक्ट नन के पे क्लिक करें। हाँ जी सर, बिल्कुल ये कर दिया सर। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट सर, फर्स्ट अच्छा, ऑप्शन। जी सर ठीक है, ये सर क्लिक हो गया। और न्यू ये आया न्यू। डायरेक्टरी। अब आई है सर, न्यू डायरेक्टरी, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप टाइप करें बैच 73। बैच 73। ये स्पेस खत्म जी कर सर। दें इसमें से, बैच और अच्छा, 73 में से। जी सर। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करें और लोकेशन फाइंड सेट करें, जहाँ पे आप सेव डेस्क करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे रख डेस्क लें, जहाँ पे जी इजीली आपको जी ये सर, मिल जाए। डेस्कटॉप ओपन कर दो अब। जी जी, ओपन पे क्रिएट प्रोजेक्ट। अब आपके पास बैच 73 शो हो रहा है। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू, अब गॉट अगर आप इट। वापस फोल्डर में जाएं या डेस्कटॉप पे आएं, जी सर, डेस्कटॉप पे है। ये स्क्रीन को मिनिमाइज कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखें जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है वो शो हो रहा है, ये वाला बैच 73, लास्ट फोल्डर जी आपके पास। जी जी सर, ये पड़ा हुआ है हाँ, बिल्कुल। ये फोल्डर जो है ना, ये वर्किंग डायरेक्टरी है। देखें सेम वही थैंक फोल्डर है ना, हमने सिर्फ आर में क्रिएट किया तो इसका नाम रख दिया वर्किंग डायरेक्टरी। जी सर, सेम है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके साथ एक फाइल भी जनरेट हुई है, अगर आप इस फोल्डर को ओपन करें। जी सर, मैंने की है RPROG। हाँ, वो है आर प्रोजेक्ट। ठीक। ठीक है, ये जो बैच 73 ये है आर प्रोजेक्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, हाँ तो जी। डायरेक्ट आपका आर ओपन हो जाएगा जिस पे आप वर्क कर रहे थे। अगर इस पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें। बैच 73 पे बैच या आर 73, प्रोजेक्ट? नहीं बैच 73 पे, ये आर प्रोजेक्ट है ना। हाँ जी। इस पे जी क्लिक करेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो ये आपको दोबारा। आर आर ओपन करके दे देगा। ठीक है, जी, आपको आर ऐसे स्टूडियो ऐसे वहां से फाइंड नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हुआ है। थैंक यू सर, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट है सरताज साहब।
सर आपका इशू रिजॉल्व हो गया? थैंक यू सर। हाँ, हो गया। शायद वो जिस लोकेशन पे मैं सेव कर रहा था वहाँ पे सेम नाम का एक फोल्डर मौजूद था। ठीक हो गया। और एक और मैसेज है मैडम उज़मा की तरफ से। मैडम माइक ओपन कीजिएगा। लोकेशन मिल गई आपको कि नहीं? ओके, अगर आप बोल गए हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करें, फाइल के बटन पे, तो यहाँ पे भी देखें ये लोकेशन बता रहा है आपको, E-73। यानी ये मुझे बता रहा है कि मेरा ये जो फाइल है या वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर है, ये ई ड्राइव में है। इसी तरह आपको डेस्कटॉप बता रहा होगा, जो जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की वो आपको स्क्रीन नंबर 4 पे फाइल वाले बटन के ऑप्शन में बता रहा होगा। अच्छा, अब एक और टास्क की तरफ आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अगर इसको हम डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं? आप डिलीट भी कर सकते हैं फोल्डर को। सर वो भी थोड़ा बता दें। आप उस फोल्डर को डेस्कटॉप से डिलीट कर दें, खत्म हो जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट वहां से डिलीट करने से जी, खत्म हो जाएगा? यहाँ से भी खत्म हो फिर जाएगी। यहाँ पे शो नहीं होगा मतलब? यहाँ पे अगर शो भी हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। ये कहेगा कि डिलीट हो चुकी हुई हाँ। है, तो आप नई क्रिएट कर लें। हाँ, आप ये ठीक है सर, थैंक एट अ टाइम बहुत सारी ये आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि एक ही यू। डायरेक्टरी ओके, हो, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टरी चेंज थैंक भी यू। कर सकते हैं। मसलन आप ना आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। टेक्निकल इंजीनियरिंग। मसलन आपने एक रिसर्च की है और उसमें से ना आप चाह रहे हैं कि मैंने 3-4 आर्टिकल लिखने हैं। जी सर। तो हर आर्टिकल के लिए आप अलग से वर्किंग डायरेक्टरी बना लें। 3 आर्टिकल हैं, ठीक है तीनों सर। आर्टिकल की अलग वर्किंग डायरेक्टरी बना लें, ताकि आपका डाटा मिक्सअप ना हो, आपके एनालिसिस मिक्सअप ना हो, जी सर। आपके ग्राफ मिक्सअप ना हो। जब आप फर्स्ट डाटे पे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से उसकी डायरेक्टरी ओपन कर लें। अब यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी पे मैं वर्क करना चाहूँगा ना, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास वही सारा डाटा आ जाएगा जहाँ पे मैं वर्क कर रहा था, जहाँ से मैंने छोड़ा था। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अभी हमारे पास बचे हैं 10 मिनट। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा कि फाइल को इंपोर्ट करना। लेकिन फाइल को इंपोर्ट करने से पहले एक और चीज़ हमने सीखनी है, पैकेजेस। ये पैकेजेस क्या है? आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। जी सर। ए, सरताज साहब। जी सर। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट में लैब वर्क होता है? जी सर, होता है। होता है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करते हैं कि आप पीएचडी कर रहे हैं जी या सर। या पोस्ट डॉक कर रहे हैं, पीएचडी सर। पीआईडी कर रहे हैं, पर ड्यूरिंग पीआईडी आज आपका फर्स्ट डे है अपनी लैब में। जी ठीक सर। है, इससे पहले आपने लैब विजिट नहीं की क्योंकि आपने अभी रिसर्च स्टार्ट ही नहीं की, तो आपको लैब की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी सर। आज आपका फर्स्ट डे है लैब में। ये छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा ताकि आपको पैकेजेस के बारे में बता सकूं, बजाय इसके कि मैं प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में आपको समझाऊं। आपको आपकी फील्ड की ज़ुबान में समझाऊंगा ताकि आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाए। जी सर। ये आपके सुपरवाइज़र बैठे हैं। आपके सुपरवाइजर साहब जी सर। आपसे कहते हैं कि सरताज साहब, ये एक बीकर है, इसमें ना कुछ पानी पड़ा हुआ है या लिक्विड है कोई।
आपने इसका जी टेम्परेचर सर। फाइंड करके लाएं। इसको लैब में ले जाएं, इसका टेम्परेचर फाइंड करके लाएं। जी आप सर। क्या करेंगे? सर अगर हमारे पास इसका डिवाइस हो तो हम उसके ज़रिए कौन सा इसका मालूम डिवाइस? करेंगे। कौन सा डिवाइस? फर्ज करें मैं वर्क कर रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। आपने टेम्परेचर फाइंड करना है। टेम्परेचर थर्मोमीटर ले लेंगे और वो इसमें डबो देंगे और बिल्कुल, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने थर्मामीटर यूज़ किया और इसका टेम्परेचर फाइंड किया और अपने सुपरवाइजर जी साहब सर। को बता दिया। अब जी आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं अच्छा सरताज साहब ऐसा करें कि इसकी पीएच भी फाइंड करके लाएं। अब आप जी क्या करेंगे? सर वो उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। पीएच मीटर यूज़ करेंगे। जी पीएच मीटर। जिस तरह थर्मामीटर है इसी तरह पीएच मीटर भी होता है। जी सर। आप पीएच मीटर यूज़ करेंगे। अब आपके सही। सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जरासीम हैं, वो तो देख के लाएंगे कौन कौन जी सा जरासीम है इसके अंदर मौजूद। तो आप क्या यूज़ करेंगे? तो माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे और माइक्रोस्कोप यूज़ स्लाइड्स यूज़ करेंगे। करेंगे। ठीक है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इसमें ना जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करें या आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करें। इसमें देखें कितना जिंक है या कितना आयरन है। अब आप क्या करेंगे? हम्म, सर उसके लिए भी कोई पैमाना तो होगा, उसी से पैमाना करेंगे तो इसे। होगा। इसका मतलब है आपको नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता। अब आप क्या करेंगे? सुपरवाइजर से पूछेंगे। सुपरवाइजर से पूछेंगे। आपने जी। क्या करना है, सुपरवाइजर से पूछेंगे सर आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूं। जी सर। आपके सुपरवाइजर आपको नाम बताएंगे कि आप एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। सही। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लैब में जितने भी टास्क दिए आपको आपके सुपरवाइजर ने, वो कंप्लीट करने के लिए आपको किसी ना किसी टूल का सहारा लेना पड़ा। टेम्परेचर फाइंड करने जी के लिए सर। थर्मामीटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप, पीएच फाइंड करने के लिए ठीक। पीएच, जिंक यस कंसंट्रेशन सर। फाइंड करने के लिए एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आपको कोई मशीन यूज करना पड़ी ना, ये मशीन है। जी। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि आप ना अब्दुल सलाम खान साहब को कॉल करें और उनसे कहें कि जल्दी से डिपार्टमेंट आ जाएं। अब आप क्या करेंगे? कॉल करूंगा मोबाइल उठा के। आप थर्मामीटर यूज करेंगे या माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? इनमें से कोई नहीं। मोबाइल फोन यूज करेंगे ना। जी सर। इसका मतलब है टास्क चेंज होने से मशीनरी चेंज हो रही है। जी। पहले टास्क था टेम्परेचर फाइंड करना, थर्मामीटर, पीएच, पीएच मीटर। अब पीएच जो है वो हम थर्मामीटर से नहीं फाइंड कर सकते। नहीं कर सकते। इसी तरह माइक्रोस्कोप से कॉल तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते जी। और माइक्रोस्कोप वाला काम आप मोबाइल से नहीं कर सकते। जी सर। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें कि वो अब्दुल सलाम साहब कॉल तो नहीं पिक कर रहे। इनका घर है तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। आप उनके घर जाएं और उनको बुला के लाएं। अब आप क्या जी करें? सर। सर कन्वेंस लेंगे या तो बाइक या कार या ट्रांसपोर्ट। बाय फुट। बिल्कुल। वो भी मशीन है ना। जी। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि एक एप्लीकेशन लिखें। आप क्या करेंगे? जी। क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी आपको? या तो पेंसिल? लैपटॉप उठाऊंगा इस पे नहीं, लिखूंगा या एप्लीकेशन हैंड रिटन पेन होगी। और कागज की पेन हो। जरूरत। अब पेन भी एक डिवाइस है, एक पेन और इंस्ट्रूमेंट है, कागज। एक टूल है। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा गौर करें, देखें, तो तकरीबन जितने भी काम हैं उनके लिए हम कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहे हैं। इवन के कर रहे हैं सर। अभी हम जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम मल्टीपल टूल यूज़ कर रहे हैं। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, माइक यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल टूल यूज़ कर रहे हैं ना।
जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई, बल्कि हर काम करने के लिए हमें किसी ना किसी मशीन का सहारा लेना पड़ता है। लेना पड़ रहा है। और इन मशीन्स को हम जनरल टर्म कहते हैं टूल्स। टूल्स। आम लैंग्वेज में टूल कह रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, मशीन कह रहे हैं, लेकिन आर की जुबान में टूल को कहते हैं पैकेज। अच्छा। पैकेज का मतलब क्या है? टूल, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स। मशीन। अगर आर की जुबान में जी देखा सर। जाए, माइक्रोस्कोप एक पैकेज है, थर्मामीटर ठीक। एक पैकेज है, आपने जो कार यूज़ की अब्दुल सलाम साहब को पिक करने के लिए, वो एक पैकेज है, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, वो एक पैकेज है आर की ज़ुबान में। ठीक है। यस सर। आम जुबान में, इंग्लिश में हम या उर्दू में इसको इंस्ट्रूमेंट, टूल, मशीन, जो भी कहें उसको बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं आप। लेकिन आर की जुबान में उन तमाम चीज़ों को हम बोलते हैं पैकेजेस। अब ये एक यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहने लगा हूँ। जिस तरह हम डेली लाइफ में बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं, इसी तरह आर में भी बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारे टूल्स हैं, और हर काम के लिए अलग टूल है। आप टी टेस्ट करना चाह रहे हैं, टी टेस्ट के लिए अलग पैकेज है। आप एनोवा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एनोवा के लिए अलग पैकेज है। आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ग्राफ के लिए अलग पैकेज है। आप फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अब्दुल सलाम साहब को इंपोर्ट करके लाएं, तो उसके लिए आपको यस सर। माइक्रोस्कोप तो नहीं आप यूज़ करेंगे ना, या मोबाइल फ़ोन इनसे कहेंगे व्हाट्सएप पे बैठ के इधर आ जाएं। आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे ना, नहीं सर। ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। जी सर। तो ये जितने भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं पैकेजेस। अब आपने सेम सही। यही फील करना है कि आप अपनी लैब में वर्क कर रहे हैं। जी सर। ठीक है। अब होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा पैकेजेस क्या है। अगर क्लियर है तो सब लोग काइंडली क्लियर टाइप कर दें, ताकि मैं अगले स्टेप की तरफ चलूँ। जस्ट एक दो यस मिनट है सर। हमारे पास। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया, बहुत ठीक है। कन्वीनियंट वे में आपने। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। अभी हम एक जनरल एग्जांपल पे वर्क कर रहे थे ना, लैब की, आपके अपनी फील्ड ऑफ स्टडी के लिहाज से। हमने तो चूंकि आर पे वर्क करना है, लैब में वर्क नहीं करना। अब आपके सुपरवाइजर आपको एक टास्क देते हैं कि सरताज साहब, आप ऐसा करें कि एक्सेल की फाइल ना आर में इंपोर्ट करें। ये वही क्वेश्चन है कि आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि अब्दुल सलाम साहब को घर से पिक करके लाएं। तो वहां पे आपने क्या यूज़ किया था? कार यूज़ की, बाइक यूज़ किया। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए? जी सर, नाम आता है आपको? नहीं सर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो सोल्यूशन है ना, इसमें अगर आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो आपने मुझे आंसर किया था कि मुझे नहीं आइडिया। नहीं आइडिया। तो उसका आइडिया हमें कौन बताएगा? सुपरवाइजर। आपके सुपरवाइजर। अब ये जी सर। क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करें। जी सर। अब आपको नहीं पता कि इसके लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है, जी। कौन सा टूल यूज़ करना। अब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने सुपरवाइजर से, सर मैंने जी सर। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सी मशीन यूज़ करनी है? अब चूंकि हम आर पे वर्क कर रहे हैं ना, आर लैंग्वेज में, तो आर लैंग्वेज में हम इसको मशीन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पैकेज कौन सा यूज़ कर रहे हैं। पैकेज कौन सा यूज करेंगे? यस ठीक सर। है। आपके सुपरवाइजर आपको बताएंगे कि आप ऐसा करें कि रीड एक्सेल का पैकेज यूज़ करके फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास थी आपकी। एक्चुअली टाइम हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टेप से आगे की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच सर। ओके। चूँकि आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू थर्सडे हैं, तो आज थर्सडे है,
नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, मंडे टू थर्सडे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। Have a nice weekend.